आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है कि आप सब कुशल होंगे, अनावश्यक कार्य छोड़कर पढ़ाई कर रहे होंगे। आज आप इस वीडियो में 12वीं क्लास के हिंदी पुस्तक दिनगत का अध्याय 2 उसने कहा था का अध्ययन करेंगे। आप सबको ये मालूम हो चुका है कि किसी भी कहानी को पढ़ने के लिए कहानी के तत्वों को जानना बहुत ज़रूरी है। आप नए आए हैं, मेरे से पहली बार पढ़ रहे हैं, इसके पहले मैंने 2 वीडियो और अपलोड किया है 12वीं क्लास से संबंधित, आप उसे देख लीजिए, तब आप कहानी के तत्वों को समझ पाइएगा। तो किसी भी कहानी को आप उसने कहा था से लेकर और भी जितने सारे कहानी है उसको समझना आसान हो जाएगा। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूँ। ये कहानी पहले मैं आपको 5 मिनट में समझा दूंगा, उसके बाद अगर आपकी रुचि बढ़ती है तो मैं इसका वाचन करूंगा, तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रह सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरा इंटर में अच्छा मार्क्स आए तो इसमें हिंदी एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती है। बहुत सारा विद्यार्थी हिंदी को पढ़ना नहीं चाहता है, उसको लगता है कि अगर मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ तो मेरा उतना अच्छा मार्क्स नहीं आ सकता है जितना फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में आ सकता है। लेकिन अब वो दिन दूर गया। अब भी आजकल विद्यार्थी, साधारण विद्यार्थी भी 90-95 मार्क्स हिंदी में ला रहे हैं, लेकिन वही विद्यार्थी ला रहे हैं जो बहुत गहराई सूक्ष्मता से पढ़ रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपको लाभ पहुंचा रहा है या हानि नहीं पहुंचा रहा है, लाभ भी पहुंचा रहा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए समझते हैं, पहले कहानी को समझते हैं तब क्या होता है। लेकिन इसके पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है हिंदी से संबंधित, उसे आप जरूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसमें लेखक परिचय और इस कहानी का पहला भाग अध्ययन करा चुका हूँ, ठीक है। लेकिन मैं एक बार कहानी को फिर से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। घटना है लगभग 1890 का, ठीक है। भारत की एक जगह है अमृतसर। घटना 1890 का है और भारत में एक जगह कौन है? अमृतसर है। कहानी पढ़ रहे हैं, उसने कहा था, ठीक है। यहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का और 8 वर्ष की एक लड़की, ठीक है, कोई सामान लेने बाजार जाते हैं, है ना, बाजार जाते हैं, है ना? तो ये लड़का क्या करता है, इस लड़की को एक घोड़ा गाड़ी के नीचे से बचाता है। मतलब ये हुआ कि ये लड़की घोड़ा गाड़ी के नीचे चली गई थी। घोड़ा गाड़ी आप लोग समझते होंगे। तो ये लड़का उसको क्या करता है जी, बचाता है, और ये लड़की बच जाती है। ये लड़का घोड़ा के नीचे चला आता है, लेकिन लड़की बच जाती है। इसी लड़का का नाम क्या होता है जी? लहना सिंह होता है इस लड़का का नाम, ठीक है। और इस लड़की का बाद में नाम इसे सूबेदारनी होता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया कि एक अमृतसर बाजार है, वहाँ पर एक 12 वर्ष का लड़का है और एक लड़की को घोड़ा गाड़ी के नीचे से क्या कर लेता है, बचाता है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों आपस में मिलजुल रहे हैं। लड़का इसे कोई बात पूछता है, ठीक, और लड़की का भी रुचि इसके तरफ है, उसको भी कभी हंस के जवाब देती है, कभी नहीं देती है। तो एक बार ये लड़का क्या करता है, इससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? कुर्माई को आप अपनी भाषा में सगाई सगाई कह सकते हैं। लड़का इससे पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई क्या? लड़की बोलती है कि हाँ हो गई है, और तुमको मैं जो सालू ओढ़ी हूँ तुमको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? तो ये जो लड़का है लहना सिंह, इसको नहीं लगा था कि ये लड़की मेरे से ऐसा बोलेगी, या सोचा ही नहीं था कि इसकी अभी सगाई हुई होगी। इसको बहुत बुरा लगता है और वहाँ से लड़का बिना कुछ कहे चल देता है, और रास्ते में जितने सारे लोग आते हैं सबसे झगड़ा करते हुए आता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट होता है, मतलब पार्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। इस कहानी के पूरे 5 पार्ट हैं, मतलब 5 भाग हैं। तो पहला भाग 1890 का है, अमृतसर की घटना है, ये सब घटनाएं हो रही है, ठीक है। और ध्यान में रखिएगा ये दोनों लड़का अपने मामा के घर आए हुए हैं, ठीक है, तब बाजार गए। हम लोग जब वाचन करेंगे तो समझ जाएंगे, लेकिन पहले भाग में यही मकसद है आप सबको जानने का, ठीक है। बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आपको यहाँ तक आएगा। अब देखो विद्यार्थी, अब
25 वर्ष के बाद, कितना वर्ष बाद, 25 वर्ष बाद, ठीक है। तो इसमें आप 25 ऐड करिएगा 1890 में, तो कितना होगा, 1915 होगा। और आप सबको मालूम है कि प्रथम विश्व युद्ध आप इतिहास में पढ़े होंगे 1914 से लेकर 1918 के बीच हुआ था, ठीक है। तो प्रथम विश्व युद्ध चालू हो चुका था, उसके 1 वर्ष हुए थे। यहाँ तक आपको मालूम है, कहानी यहाँ तक कि पहला पार्ट यहाँ तक कंप्लीट होता है, ये भी आप समझ गए हैं, ठीक है। अब जरा देखो, यहीं तक की कहानी खत्म हो जाती है, मतलब पहला पार्ट खत्म हो जाता है। अब देखो क्या हो रहा है, इस लड़की का 25 वर्ष बाद की अब घटना हम लोग सेकंड पढ़ेंगे, सेकंड भाग में। इस लड़की का शादी हो जाता है, सूबेदारनी का शादी हो जाता है किससे, हजारा सिंह से, ठीक है। सूबेदारनी का शादी हो जाता है किससे, हजारा सिंह से। लहना सिंह के व्यक्तित्व से लगता है कि लहना सिंह एक साधारण परिवार का है, इसका जीवन कष्ट में गुजर रहा है, ठीक है। तो इसका तो शादी हो गया सूबेदारनी का, और लहना सिंह क्या होता है, सेना में भर्ती हो जाता है। बात समझ में आ रहा है आपको, सेना में भर्ती हो जाता है, ठीक। और आप सबको जानकारी होना चाहिए कि उस समय अपना देश गुलाम था अंग्रेजों का, है ना, अंग्रेजों का गुलाम था, समझ रहे हो आप लोग, ठीक। और यहाँ का जो शासक था, अंग्रेजी शासक था, अंग्रेज लोग थे, ये सब आपको मालूम है। और लहना सिंह किस में शामिल होता है, सेना में शामिल हो जाता है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया। अब जरा देखिए विद्यार्थी क्या हो रहा है। लहना सिंह अंग्रेजों की ओर से सेना में जाता है, और आप सबको मालूम है कि अंग्रेज भी इंग्लैंड भी प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हुआ था, ठीक है। तो ये लहना सिंह अंग्रेजों की ओर से कहाँ जाते हैं युद्ध में, फ्रांस जाते हैं। कहाँ जाते हैं जी, फ्रांस, ठीक है। और उस फ्रांस में लहना सिंह और एक सूबेदारनी का जो पति है हजारा सिंह, और इसका एक जो पुत्र है, यानी कि इसका एक पुत्र भी हो चुका है। इसके पुत्र तो 2 3 4 हुए, लेकिन लास्ट में एक पुत्र बचा जिसका नाम है बोधा सिंह, ठीक है। ये तीनों लोग एक ही साथ हैं। कहाँ, मतलब सूबेदारनी का पति भी सेना में है, लहना सिंह भी चला गया है सेना में। इसका एक जो पुत्र है वो भी किस में है, सेना में ही है, ठीक है। और ये लोग कहाँ जाते हैं, अंग्रेजों की ओर से फ्रांस में प्रथम विश्व युद्ध की लड़ाई में जाते हैं। किसके विरुद्ध, जर्मनी के विरुद्ध लड़ने के लिए। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब जरा देखो, अब हम बात करते हैं, चलो यहाँ तक तो ठीक है। अब देखो विद्यार्थी हो क्या रहा है इसके बाद। ये तीनों लोग कहाँ गए हैं, भारत से गए हैं फ्रांस में युद्ध लड़ने। और आप सबको जानकारी होना चाहिए या होगा भी, जैसे आप लोग बंकर का नाम सुने होंगे, बंकर, या इस किताब में खंदक लिखा है, संभवतः खंदक ही लिखा हुआ है। इस बंकर या खंदक क्या होता है, जमीन के अंदर बहुत बड़ी बड़ी खाई होती है, ठीक है। उसी खाई में सैनिक लोग क्या होते हैं, छिपे हुए होते हैं, अपने दुश्मनों का वेट करते हैं, या उनसे लड़ने के लिए तैयार होते हैं, या उसकी खाने पीने का सामान उसके अंदर रहता है। और आप सबको जानकारी होना चाहिए कि फ्रांस में बहुत उस समय ठंडी था। तो ये हजारा सिंह, लहना सिंह, बोधा सिंह, ये लोग कहाँ थे, एक खंदक में थे, ठीक है। और मालूम था कि कुछ दिन में युद्ध होने वाला है, युद्ध चालू होने वाला है कुछ दिन में। तो ये लोग क्या करते हैं, छुट्टी पर आ जाते हैं अपने घर कहाँ आते हैं, छुट्टी पर आते हैं। लहना सिंह को नहीं मालूम है कि हजारा सिंह सूबेदारनी का पति है, और बोधा सिंह उसका, ये मालूम है कि लहना सिंह को कि हजारा सिंह का पुत्र है, लेकिन इसकी पत्नी के बारे में जानकारी नहीं है। अब ये लोग छुट्टी पर आते हैं,
सबको मालूम है सेना में गया है, तो आप सबको जानकारी होना चाहिए कि कोई व्यक्ति सेना में होगा तो छुट्टी पर तो घर आता ही है। तो ये छुट्टी पर आते हैं। तो लहना सिंह अपने घर चले जाते हैं, हजारा सिंह और बोधा सिंह तो पुत्र और पिता हैं, है ना। इन दोनों में तो पुत्र और पिता का संबंध है। तो ये हजारा सिंह क्या कहते हैं लहना सिंह से कि जब आप फिर युद्ध में आओगे तो मेरे घर से होते हुए आना। बात समझ में आ रही है? घर से होते हुए आना। तब देखो क्या हो रहा है कि अब तो लहना सिंह अपने घर आ गए हैं, हजारा सिंह और बोधा सिंह अपने घर हैं। छुट्टी कंप्लीट होती है तो हजारा सिंह जब छुट्टी कंप्लीट होती है तो लहना सिंह हजारा सिंह के घर जाते हैं। हजारा सिंह के क्या करते हैं, घर जाते हैं। जब घर जाते हैं तो इन दोनों के बीच में बातचीत हो रहा है। किसके बीच में? लहना सिंह के बीच में और हजारा सिंह के बीच में बातचीत हो रहा है। और हजारा सिंह बोल रहे हैं, हजारा सिंह कि लहना सिंह मेरी पत्नी तुमको जानती है। बात समझ रहे हैं आप लोग? मेरी पत्नी तुमको जानती है, जाओ उससे तुम बात करो। और ये दोनों वहाँ से हट जाते हैं। कौन? हजारा सिंह और बोधा सिंह वहाँ से चले जाते हैं। और बीच में कौन बच रहा है? लहना सिंह और सूबेदारनी। लहना सिंह सूबेदारनी को नहीं पहचान पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन सूबेदारनी यानी वही लड़की लहना सिंह को क्या करती है, पहचान जाती है और पूछती है कि तुम्हें याद है? तो लहना सिंह को नहीं याद आ रहा है। लेकिन जैसे ये बोले कि तेरी कुर्माई हो गई है, तुम्हें याद है, तब लहना सिंह को याद आता है कि तो वही बात है। इनको तो दिमाग में वो तो बात बैठ गया था, तब इनको याद आ जाता है ये बात समझ में आ रहा है ये। तो ये सूबेदारनी क्या बोलते हैं कि एक समझ लो कि अपने जो हम लोग अपना बिहार का कल्चर है उसके हिसाब से एक मन्नत करने लगती है, एक गिड़गिड़ाने लगती हैं कि तुम जिस तरह से आज से 25 वर्ष पहले तुम मुझे क्या किया था, घोड़ा गाड़ी के नीचे से बचा लिया था और तुम खुद घोड़े गाड़ी के नीचे चले गए थे और मुझे तुम बचा लिया था, उसी प्रकार से तुम मेरे पति और पुत्र की क्या करना, रक्षा करना। क्योंकि इसके पहले मेरा बहुत सारे पुत्र की क्या हो गया है, डेथ हो गया है, ठीक है। ये बात कहता है कौन? सूबेदार नहीं कहती है। लहना सिंह उसकी बात को पहचान जाती है। जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका वाचन करेंगे तो और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन आप पहले कहानी को समझ लीजिए। अब विद्यार्थी क्या होता है, अब लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह कहाँ चले जाते हैं? युद्ध पर चले जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? यहाँ तक बात होने के बाद अब जरा देखिए, ये जो हजारा सिंह है ना, हजारा सिंह ये बोधा सिंह का ऑफिसर, ये जो हजारा सिंह है, ध्यान दीजिएगा, ये तो युद्ध पर अब चले जाते हैं फ्रांस छुट्टी में आने के बाद, ठीक है। ये जो हजारा सिंह है, ठीक है, यह हजारा सिंह लहना सिंह का ऑफिसर है, मतलब इनसे सीनियर है वो। कौन? हजारा सिंह। और इनसे भी सीनियर एक और है, लेफ्टिनेंट साहब, जिसे इसमें लिखा गया है। लेफ्टिनेंट मतलब लेफ्टिनेंट, मतलब जैसे होता नहीं कि एक स्कूल का प्रिंसिपल हुआ, एक टीचर हुआ, इससे एक और छोटा पद हुआ, उस प्रकार से समझ लो कि एक लेफ्टिनेंट सिंह एक सीनियर है, उससे जूनियर हो जाएगा हजारा सिंह, हजारा सिंह से जूनियर आपका लहना सिंह, ठीक है वहाँ। अब जरा देखो क्या है, ये दोनों व्यक्ति हजारा सिंह, बोधा सिंह और इनका पूरा टीम एक खंदक में छिपी हुई है, मतलब जमीन के अंदर खाई बनाकर वहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। अनेक प्रकार की बातें होती है, जब वाचन करेंगे तो हम लोग जानेंगे, ठीक है। अब जरा देखो होता क्या है विद्यार्थी, तो ये अभी मैंने आपको बताया कि जो लेफ्टिनेंट साहब है, मतलब जो सीनियर ऑफिसर है हजारा सिंह से सीनियर, वो क्या करता है, एक भारतीय पोशाक पहनकर, जो सेना का पोशाक होता है भारत के, जो उस समय अंग्रेजों जो ऑफिसर था उसका पोशाक पहनकर जर्मनी का सैनिक आ जाता है। कहाँ? हजारा किसके संग? हजारा सिंह के संग। नहीं समझ में आ रहा है आपको? होता क्या है, जैसे ये तो मान लो भारत की तरफ से गए हैं, ठीक है, हजारा सिंह, बोधा सिंह और ये आपका लहना सिंह, ठीक है। तो एक ऑफिसर क्या करता है, ये लोग किसके विरुद्ध गए थे लड़ने? जर्मनी के विरुद्ध गए थे लड़ने, याद रखिएगा। ये किसके विरुद्ध गए थे लड़ने? जर्मनी के विरुद्ध। तो कोई जर्मनी का ऑफिसर क्या करता है, भारतीय ऑफिसर का पोशाक जैसा पहनकर कहाँ आ जाता है, इन लोगों के खंदक के पास आ जाता है, जहाँ ये लोग बैठे हुए होते हैं युद्ध के लिए, ठीक है। तो तब विद्यार्थी क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि
ये जो लप्टन है, लप्टन यानी कि जो जर्मनी का सैनिक है, ठीक है, जो इन लोगों को क्या है, हजारा सिंह को गुमराह कर देता है। हजारा सिंह को क्या करता है जी, गुमराह। गुमराह कैसे करता है? वो कहता है कि आप जल्दी उस दिशा की तरफ जाओ, उधर से जर्मन सैनिक आ रहा है। हजारा सिंह को समझता है कि हजारा सिंह समझते हैं कि भाई ये भारतीय सैनिक ही है। और हजारा सिंह क्या करते हैं, तुरंत अपने कुछ लोगों को, आई मीन जो इनका टीम है, इनके साथ जो सिपाही हैं उनको लेकर चले जाते हैं, ठीक है। और वहाँ बच कौन जाता है, ये तो हजारा सिंह चले गए कुछ टुकड़ी को लेकर साथ, और वहाँ बच कौन गया, बोधा सिंह बच गया, और कौन बच गया जी, और लहना सिंह बच गए, ठीक है। और ये हजारा सिंह वहाँ से तो निकल गए इनके जर्मनी के झूठे सैनिक के कहने पर। अब देखो ये जो जर्मनी का जो ये सैनिक है, ये क्या करता है, आकर लहना सिंह से बात करने लगता है, ठीक है, बात करने लगता है। और लहना सिंह बहुत चतुर व्यक्ति हैं। इस जर्मनी सैनिक के बातचीत से ऐसा लहना सिंह को महसूस हो जाता है कि ये व्यक्ति क्या है, भारतीय सैनिक नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। बात समझ में आ रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये पकड़ में आ गया इनके बातचीत से। क्योंकि लहना सिंह इससे बहुत सारा बात पूछे, क्योंकि ये व्यक्ति क्या करता है, लहना सिंह को देता है सिगरेट पीने के लिए, ठीक है। और जो इन लोगों का अपना सैनिक था, जो अपना ऑफिसर था यानी लहना सिंह का, उसको मालूम था कि जो सिख होते हैं, सिख वो सिगरेट नहीं पीते हैं। और ये व्यक्ति क्या करते हैं, इनको सिगरेट पीने को देता है, तो लहना सिंह समझ जाते हैं कि भाई क्या मामला है, क्या मामला है। अब इसके बाद क्या हुआ, ये व्यक्ति जो होता है ना गोला, जिससे बम वगैरह, बम इसमें बम कोई विस्फोटक पदार्थ, वो 2-3 जगह रख देते हैं खंदकों के पास, उसे एक तार से जोड़कर सलाई जैसे ही मारने वाला होता है, आई मीन उसे माचिस जलाने वाला होता है, लाइटर, जिससे आग लग जाए। तो लहना सिंह क्या करते हैं, इसके ऊपर चोट कर देते हैं, ठीक है। और तो ये व्यक्ति गिर जाता है नीचे और अपने पिस्तौल से लहना सिंह को जांघ में गोली मार देता है, ठीक है। तो लहना सिंह गोली मार देता है, तो लहना सिंह किसी भी तरह अपने जांघ को बांधकर, ये जो वाजीरा सिंह है, जो वाजीरा जो हमेशा लहना सिंह के साथ ही रहते हैं, ये लहना सिंह वाजीरा से कहते हैं कि तुम जाओ और हजारा सिंह से जाकर बोलो, तुम जाओ, पास ही में होंगे, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, कि हम ये जो सैनिक आया था वो हम लोग अपना सैनिक नहीं था, हम लोग गुमराह कर दिया था, जल्दी से आप वापस लौटिए, नहीं तो बहुत हम लोग कठिनाई में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और बोधा सिंह का हमेशा जनरली तबीयत खराब होता है, ठीक है। तो उधर से हजारा सिंह कुछ देर के बाद लौटते हैं, तब तक इधर लहना सिंह संभाले हुए रहते हैं मोर्चा को। उधर से जर्मन सैनिक आती है, युद्ध चालू हो जाता है, बहुत सारे जो इधर सिपाही हैं जर्मन सैनिकों को मार देते हैं, फिर भी लहना सिंह घायल हो जाते हैं, बोधा सिंह भी घायल हो जाता है, हजारा सिंह को भी चोट आती है। लेकिन सबसे ज़्यादा चोट आता है किसको, लहना सिंह को आता है, ठीक है। अब हॉस्पिटल वाला गाड़ी आती है कि भाई अभी जो सैनिक का तबीयत, आई मीन जो चोट लगा उसका इलाज किया जाए। तो हजारा सिंह क्या करते हैं, लहना सिंह को भाई बोलते हैं कि तुम जाओ, तुम अपना हॉस्पिटल में जाओ, अपना इलाज कराओ। लेकिन ये लहना सिंह क्या करते हैं, खुद नहीं जाकर ये हजारा सिंह को और बोधा सिंह को क्या कर देते हैं जी, अस्पताल में वहाँ भेज देते हैं इलाज के लिए, ठीक है। और खुद इनको ज़्यादा घायल हुए थे, ये नहीं गए, अपने किसी भी तरह अपने घाव को बांध कर रखे। और इधर से वो लोग इलाज करके आते हैं तो इनके मन में बहुत सारा बात चलने लगता है, जो पास्ट में इनका बीत चुका है, ये मरने को हो जाते हैं, बस समझ में आ रहा है। और अंततः क्या हो जाते हैं, मरने से पहले हजारा सिंह से कहते हैं कि तुम जाके सूबेदारनी से बोलना कि उसने कहा था वो मैंने पूरा कर दिया। तो क्या कहा था लहना सिंह नहीं बताते हैं, बस इतना ही कहना है कि तुम जाकर माथा टेको, इस तरह से कुछ बातें हैं। तो ये लहना सिंह बोलते हैं कि तुम जाकर उससे बोल देना कि मैंने जो आपने जो काम कहा था मैंने उसे क्या कर दिया, पूरा कर दिया। मतलब सूबेदारनी बताई थी कि सूबेदारनी लहना सिंह से बोली थी कि मेरे पति और मेरे पुत्र की रक्षा करना। तो लहना सिंह खुद हॉस्पिटल में नहीं जाकर इन लोगों को क्या करता है, बचा लेता है। इसके बारे में, सूबेदारनी के बारे में लोग बहुत अलग अलग प्रकार की बातें बोलते हैं। बताइए, लहना सिंह 25 वर्ष के बाद एक लड़की को याद रखता है, फिर उसकी बात को मानता है, ठीक, और उसको बचाता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि प्रेम वाली बात है, प्रेम की घटना है, लेकिन यहाँ प्रेम की बात नहीं है। और कोई भी अगर ये लड़की या ये महिला अगर वो प्रेम में रहती, मेरे समझ से, तो अपने पति के प्रति और अपने पुत्र के प्रति इतना उसको लगाव नहीं होता, ठीक है। यहाँ पर एक अलग प्रकार से परिपाटी यहाँ दिखाई देती है, ठीक है। और इसके बारे में और भी मैं चर्चा करूँगा। तो कहानी यहीं तक कंप्लीट होती है, ठीक है। और ये कहानी युद्ध विरोधी भी कहानी है, ध्यान रखिएगा, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा, चाहे आप खुद पढ़े होंगे, युद्ध विरोधी कहानी है, युद्ध विरोधी।
किस तरह से युद्ध विरोधी कहानी है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। थोड़ा सा मैं इसके बारे में भी कह दे रहा हूँ, ठीक है। कथा वस्तु का मतलब क्या होता है कि कहानी में कौन कौन सी घटना है। चरित्र चित्रण मतलब कहानी में जितना सारा चरित्र है, कौन कौन चरित्र है, किस चरित्र की क्या भूमिका है, इसमें सभी चरित्र का नाम है। लहना सिंह सूबेदार, हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह। कीरत सिंह क्या है जी, ये लहना सिंह के चाचा हैं, ठीक है। फिर परिवेश, कहानी कब की है, जैसे 1990 1915 की घटना, उस समय विश्व युद्ध हो रहा था। फिर फ्रांस में जो ठंडा पड़ती है, वो सब ये सब किसका है जी, परिवेश की घटना है। आई मीन इसको परिवेश कहते हैं। भाषा शैली का मतलब क्या है कि किस तरह से लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया है, उन लेखक के लिखने के स्टाइल क्या है, ये सब है। प्रतिपाद्य, लेखक कहानी के माध्यम से क्या बताना चाहता है, उसका उद्देश्य क्या है, कहानी में क्या लिखा गया है, ये कहानी के माध्यम से लेखक क्या बताना चाहता है, ये होता है प्रतिपाद्य। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये पांचों आप तो याद ही रखोगे। कथा वस्तु क्या होता है, चरित्र चित्रण क्या होता है, परिवेश क्या होता है, भाषा शैली क्या होती है और प्रतिपाद्य क्या होती है। यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम लोग इसका वाचन चालू करते हैं। मैं पहला भाग पढ़ा चुका हूँ। इस कहानी के मात्र 5 भाग हैं, ठीक है। और मैं दूसरा भाग से फिर चालू करने के प्रयास कर रहा हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए हम लोग इसका वाचन करते हैं, पार्ट 2 का, ठीक है। ध्यान से अपने सामने आप पुस्तक रखिएगा। राम राम, यह भी कोई लड़ाई है। 3 रात खंदकों में बैठे हड्डियां अकड़ गई। ये जो सैनिक है आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। जब सैनिक भारत की ओर से फ्रांस में गए तब लुधियाने से 10 गुना जारा और मेह और बर्फ। मेह का मतलब यहाँ ये हो जाएगा आपका बादल हो जाएगा, बर्फ। लुधियाना कोई पंजाब की बात है, अमृतसर के आसपास की घटना। ऊपर से पिंडलियों तक कीच में धंसे हुए थे। पैर का नीचे वाला जो हिस्सा है उसको पिंडली कहते हैं, पीछे वाले हिस्से को। गनीम कहीं दिखता नहीं। गनीम का मतलब यहाँ दुश्मन हो जाएगा विद्यार्थी। दुश्मन तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। घंटे 2 घंटों में कान के पर्दे फाड़ने वाले धमाकों के साथ सारी कंदक हिल जाती है और 100 गज धरती उछल पड़ती है। मतलब 1-2 घंटे में कुछ इधर उधर से बम वगैरह होता है तो आवाज़ आती है। युद्ध में इसी प्रकार से सैनिक लोगों की घटनाएं सुनाई देती है। इस गैबी गोले से बचे तो कोई लड़े। गैबी का मतलब क्या होता है, गैबी गोला लिखा है विद्यार्थी। तो ऐसा गोला आ रहा है कि मालूम ही नहीं चलेगा गोला किधर से आ रहा है। मतलब अज्ञात स्थान से किसी आने वाली चीज को गैबी कहते हैं, ठीक है। तो अज्ञात जगह से आ रहा है, नहीं दिशा ही नहीं मालूम चले किधर से आ रहा है किधर से नहीं आ रहा है, क्योंकि ये लोग तो खुद जमीन के अंदर बैठे हुए हैं, ठीक है, खंदक में छिपे हुए हैं। नगरकोट का जलजला सुना था। नगरकोट का मतलब वहाँ एक जगह है नगरकोट, कहाँ, कंगरा, हिमाचल प्रदेश का पुराना हिमाचल प्रदेश में एक जगह है नगरकोट। वहाँ 1905 में आपका भूकंप आया था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी परेशानी हुई थी, अनेक प्रकार की आवाज़ वगैरह आते थे। तो जो सैनिक है उनको ये बात याद आ रहा है। नगरकोट का जलजला सुना था। यहाँ दिन में 25 जलजले होते थे। जो कहीं खंदक के बाहर साफा या कुहनी निकल गई तो चटाक से गोली लगती थी। अगर मतलब लगती है, वहाँ तो 25 जलजले होते थे, लेकिन अगर आप थोड़ा सा कोहनी या बाहर कोई सिर वगैरह व्यक्ति निकाल दिया तो उसको कोई गोली मार देता है। ये बात सैनिकों के मन में हो रहा है और वहाँ पे बातचीत कर रहे हैं आपस में। न मालूम बेईमान मिट्टी में लिपटे हुए हैं या घास की पत्तियों में छिपे हुए हैं। मतलब जो खंदक के नीचे सैनिक छिपे हुए हैं उनको नहीं मालूम है कि आसपास में दुश्मन मिट्टी में छिपा है कि जंगल में छिपा हुआ है, ठीक है। लहना सिंह 3 दिन और है, 4 तो खंदक में बिता ही दिए। मतलब 1 सप्ताह से ये लोग हैं, ठीक है। 3 दिन और बचा है, 4 दिन खंदक में मतलब जमीन के अंदर है, ठीक है। परसों रिलीफ आ जाएगी, फिर 7 दिन की छुट्टी। अपने हाथों झटका करेंगे और पेट भर खाकर सोए रहेंगे, ठीक है। उस फिरंगी मेम के बाग में मखमल सी हरी घास है। मतलब कोई अंग्रेजी मतलब किसी अंग्रेज की पत्नी है, ठीक है। इसको ये लोग फिरंगी मैम कह रहे हैं, ठीक है। कहाँ की बात हो रही है जी, फ्रांस की बात हो रही है, ठीक है। ये लोग फ्रांस में हैं। फल और दूध की वर्षा कर देती है। लाख कहते हैं दाम नहीं लेती हैं। कहती हैं तुम राजा हो, मेरे मुल्क को क्या आए हो जी, बचाने आए हो। मतलब जो अंग्रेज महिला है इन सैनिकों से कहती है। इसमें लहना सिंह भी हैं। 4 दिन तक पलक नहीं झपी। मतलब 4 दिन तक ये लोग नहीं सो रहे। बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। मतलब अगर आप घोड़ा को नहीं दौड़ाइएगा तो बिगड़ जाएगा, और कोई सैनिक नहीं लड़ेगा तो उसका आदत खराब हो जाएगा, उसकी प्रैक्टिस छूट जाएगी। यहाँ ये मतलब है। मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए।
फिर सातों जर्मनों को अकेला मार कर न लौटी तो मुझे दरबार साहब की दहली पर माथा टेकना नसीब ना होगा। मतलब ये बोल रहे हैं कि मुझे मौका मिल जाए लड़ने का तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ठीक है। पीछे जनरल साहब ने हट आने का कमान दिया, नहीं तो मतलब जो जो चीफ है सैनिकों का, जो मेन है, वो बोला है कि नहीं अभी आप लोग मोर्चा पर मत आइए, मतलब सामने मत आइए, पीछे ही रहिए, नहीं तो सीधे बर्लिन पहुंच जाते। एक जगह की बात हो रही है, जगह बर्लिन है। क्या सूबेदार हजारा सिंह, आप लोग मुझे बताना बर्लिन क्या है, किसकी राजधानी है, चाहे क्या है। ठीक है। सूबेदार हजारा सिंह ने मुस्कुरा कर कहा, लड़ाई के मामले जमादार या नायब के चलाए नहीं चलते, बड़े अफसर दूर की सोचते हैं। 300 मील का सामना है, एक तरफ बढ़ गए तो क्या होगा। मतलब क्या बोल सकते हो कि चारों तरफ से हम लोग घिरे हुए हैं, अगर हम लोग एक ही साइड जाएंगे तो बहुत समस्या हो जाएगी। अफसर जो होते हैं वो सोच समझ के निर्णय लेते हैं, हम लोग के सोचने से कुछ नहीं होगा। ऊपर से ऑप्शन आदेश आएगा तभी हम लोग कुछ करेंगे। सूबेदार जी सच है, लहना सिंह बोला, पर करे क्या, हड्डियों में जारा धंस गया है और सूर्य निकलता ही नहीं, और खाई में दोनों तरफ के चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं, और एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाएगी। मतलब विद्यार्थी यहाँ कहने का मतलब ये है कि पूरा ठंडी से ये लोग परेशान हैं, और इतना ठंडी है, इतना ठंडी है कि जो सामान्य कार्य है उसको भी ये लोग क्या कर पा रहे हैं जी, नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आगे देखेंगे आप लोग। देखो यहाँ पर एक बात लिखा है कि खाई के दोनों तरफ से चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे हैं। तो यहाँ इसका मतलब क्या हो कि हिमाचल प्रदेश में चंबा जिला का यहाँ पर बात हो रही है। हिमाचल प्रदेश में एक चंबा जिला है, वहाँ की बात हो रही है कि जहाँ पीने के पानी का एकमात्र स्रोत क्या थी, बावड़िया है। मतलब हमेशा पानी गिर रहा है। बात समझ में रहा नहीं यहाँ कि मतलब चंबे की बावलियों के से सोते झर रहे, मतलब हमेशा इतना ठंडी है, इतना ठंडी है कि जो लोग जिस खंदक में ये लोग हैं वहाँ हमेशा ज़्यादा ठंडी पड़ेगा तो बर्फ़ जैसा, तो बर्फ़ क्या कह सकते हो इसको आप, कि बर्फ़ गिरेगा तो पानी जैसा तो महसूस होगा ही। अब जैसे हम लोग अपने बिहार में ठंडी के दिनों में जब साइकिल चलाते हैं, बाइक पर रहते हैं, तो ये चारों तरफ बर्फ़ से भीग जाता है कि नहीं, मतलब क्या कह सकते, कुहासा से पूरा पानी पानी हो जाता है। उस प्रकार से यहाँ एक जिक्र है चंबल जिले का। हिमाचल प्रदेश में चंबल जिला है, वहाँ पे जो बावड़िया होती है जहाँ से पानी निकलती है उसकी बात हो रही है यहाँ। ठीक है। एक धावा हो जाए तो गर्मी आ जाए, मतलब जैसे ही हम लोग सैनिकों के पास लड़ने के लिए जाएंगे तो शरीर में गर्मी आ जाएगी। उद्यमी उठ सिगरी के कोले डाल, सिगरी के कोले मतलब आग वगैरह डालनी, आग जल रहा है तो वहाँ पर वो डालो। वजीरा तुम 4 जने बाल्टियां लेकर खाई का पानी बाहर फेंको, मतलब उसके अंदर पानी घुस गया है खंदक में, तो इससे लोग क्या कर रहे हैं, पानी को बाहर फेंक रहे हैं। पानी कैसे है ये भी आपको समझ में आ गया है। लहना सिंह शाम हो गई, खाई के दरवाजे पर पहरा दे, यह कहते हुए सूबेदार सारी खंदक में चक्कर लगाने लगा। वजीरा सिंह पलटन का विदूषक था। देखो विद्यार्थी, विदूषक का मतलब यह होता है ना कि जो हंसी मजाक कराए। ठीक है, जो चीफ ऑफिसर था उसका ये क्या था, विदूषक था, मतलब हंसी मजाक कराता था। बाल्टी में गंदा पानी भरकर खाई के बाहर फेंकता हुआ बोला, मैं पाधा बन गया हूँ। ठीक है, करो जर्मनी के बादशाह का तर्पण। इस पर सब खिलखिला पड़े और उदासी के बादल फट गए। ठीक है, आगे देखते हैं विद्यार्थी। लहना सिंह ने दूसरी बाल्टी भरकर उसके हाथों में देकर कहा, अपनी बारी के खरबूजे में पानी दो। वही ये लोग अपने गांव देहात की बात कर रहे हैं कि तुम पानी फेंक रहा है, तो आप लोग जिस तरह से हम लोग खेतों में पानी डालते हैं, खेत बारी में अपनी पानी डालते हैं, उस तरह से तुम क्या करो, खरबूजे में पानी दो। ऐसा खाद का पानी पंजाब भर में नहीं मिलेगा। ये लोग अपने पंजाब को भी याद कर रहे हैं, फ्रांस में। ठीक है, ये लोग किसान परिवार से हैं। मैं जब इस कहानी का विश्लेषण करूंगा ना, तब आपको बताऊंगा कि ये लोग किस तरह से सचमुच क्या अंग्रेजों की तरफ से लड़ने गए थे क्या, कि अपने देश, तो अंग्रेज तो देश को परेशान कर रहा था, तो क्या ये लोग अंग्रेजों की सेवा करने गए थे। आखिर में किस लिए गए थे सेना में, हजारा सिंह, बुधा सिंह, ये लोग। ठीक है, हाँ, देश क्या है, स्वर्ग है। मैं तो लड़ाई के बाद सरकार से 10 गुना जमीन यही मांग लूंगा और फलों के बूटे लगाऊंगा। मतलब बोल रहे हैं कि जब लड़ाई खत्म हो जाएगा तो मैं सरकार से कहूंगा कि मुझे फ्रांस में जमीन दे दो, मैं यहीं रहूंगा। लारी होरा को भी यहीं बुला लोगे, मतलब अपनी पत्नी को बुलाने की ये लोग बात कर रहे हैं। हाँ, वही दूध पिलाने वाली फिरंगी मैम। ये देखो यहाँ पे मजाक में बात हो रही है, उस फिरंगी मैम को ये लोग संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, चुप कर,
यहाँ वालों को शर्म नहीं है। मतलब ये जो कोई फिरंगी महिला है वहाँ, ठीक है, जो फिरंगी महिला है वो इन लोगों के साथ खाना पीना देती है, ठीक है, इन लोगों के साथ मजाक भी करती है। तो ये लोग अपने में मजाक कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि जो फिरंगी मैम है उससे तुम शादी करेगा, उसको तुम यहाँ रखेगा। तो देखो ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, यहाँ की जो महिलाएं हैं उनको शर्म नहीं है। मतलब जो भारत की महिलाएं होती है वो क्या करती है, शर्म में रहती है। यहाँ की महिलाएं को शर्म लाज वगैरह नहीं है, तो हम उसको क्यों रखेंगे यहाँ। देश देश की चाल है, आज तक मैं उसे समझ ना सका कि सिख तंबाकू नहीं पीते हैं, वह सिगरेट पीने की में हट करती है। मैं उसको आज तक नहीं समझा सका कि जो आई मीन जो सिख होता है वो सिगरेट तंबाकू नहीं पीता, लेकिन वो महिला जो फ्रांस में महिला बैठी है ये उस सैनिकों को क्या करती है, आई मीन सिगरेट देती है, ठीक है, होठों में लगाना चाहती है। और मैं पीछे हटता हूँ तो समझती हूँ कि राजा बुरा मान गया, अब मेरे मुल्क के लिए लड़ेगा नहीं। अब देखो जैसे ही कोई वो महिला है इन लोगों को सिगरेट देती है तो लोग पीछे हट जाते हैं, तो वो बोलती है कि मेरा जो राजा है जो हम सबको बचाने आया है वो क्या मान गया, बुरा मान गया है, अब मेरे मुल्क के लिए नहीं लड़ेगा। अच्छा, अब बोधा सिंह कैसा है, ये दोनों आपस में बातचीत कर, वही बोधा सिंह हजारा सिंह का पुत्र है। बोधा सिंह का ये बहुत बड़ा ख्याल रखता है लहना सिंह, ध्यान में रखिएगा। और लहना सिंह को हजारा सिंह बहुत मानता था, इसलिए हजारा सिंह के पुत्र बोधा सिंह को लहना सिंह बहुत ध्यान से रखता था, ठीक है। अच्छा है, जैसे मैं जानता ही न हूँ, रात भर तुम अपने दोनों कंबल उसे उड़ाते हो और आप सिगरी के सहारे गुजर करते हो। ये कोई वजीरा से कोई सैनिक है लहना सिंह से कह रहे हैं कि तुम तो अपना चादर बोधा सिंह को उड़ा देते हो, तुम कहाँ ओढ़ते हो, तुम तो अपने लिए कुछ करते ही नहीं हो, सब तो उसके लिए तुम कर रहे हो, ठीक है। तो इसके माध्यम से ध्यान में रखिएगा कि लहना सिंह बोधा सिंह को बहुत मानता है। उसके पहरे पर आप पहरा देते, उसके पहरे पर आप पहरा मतलब उसका जब ड्यूटी होता है बोधा सिंह का तो लहना सिंह जाकर ड्यूटी करता है, उसको आराम करने देता है। अपने सूखे लकड़ी के तख्तों पर सुलाते हो, आप कीचड़ में पड़े रहते हो, कहीं तुम ना मांदे पड़ जाना। जारा क्या है, मौत है, निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। मतलब जो लोग ठंडा पड़ेगा तो क्या बोल सकते हो जी, उसकी आसानी से मृत्यु हो जाएगी, निमोनिया हो जाएगा, वैसे लोगों को मुरब्बा नहीं मिलता है। यहाँ मुरब्बा कहने का मतलब क्या होता है कि क्या बोल सकते हो आप इसको, या मांदे का मतलब तो बीमार हो जाएगा, मुरब्बे का मतलब हो जाएगा चौकोर जगह। बात समझ में आ रहा है ना, चौकोर जगह तुमको नहीं मिलेगा, ठीक है, ठीक है। मांदे का मतलब बीमार हो जाएगा, ठीक है। लाड़ी, यहाँ एक शब्द लिखा है लाड़ी होरा, लाड़ी होरा का मतलब दुल्हन होता है, ठीक है, याद रखिएगा ये सब। लाड़ी होरा, लाड़ी का मतलब दुल्हन है, ठीक। आगे देखिए, मेरा डर मत करो, मैं तो बुलेल की खड के किनारे मरूंगा, भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा। विद्यार्थी, मैं इसके पहले किरत सिंह को मैं चाचा बता दिया था, इसका लहना सिंह का ये चाचा, लेकिन इसका भाई है, ठीक है। यहाँ पर देखो बात लिखा है, भाई लिखा है यहाँ पर, ठीक है। भाई किरत सिंह की गोदी पर मेरा सिर होगा और मेरे हाथ में लगाए हुए आंगन के आम की छाया होगी। मतलब लहना सिंह भले युद्ध में तो गया है लेकिन अपने गांव को याद कर रहा है, ये अपने खेती गृहस्थी को याद कर रहा है, ठीक है। इसके पीछे क्या कारण है, जब मैं इस कहानी का विश्लेषण करूंगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। अगर आप रुचि लेते हैं कहानी में तो देखिएगा, ठीक है। वजीरा सिंह की ने त्योरी चराकर कहा, क्या मरने मारने की बात लगाई है, मरे जर्मन और तुराक, मतलब तुराक का मतलब तुर्की, ठीक है। हाँ भाइयों कुछ गाओ, कौन जानता कि दाढ़ियों वाले घरबारी सिख ऐसा लुच्चों का गीत गाएंगे कि सारी खंदक गीत से गूंज उठी और सिपाही फिर ताजे हो गए, मानो 4 दिन से सोते और मौज करते ही हो। मतलब वही जो सिख लोग हैं आपस में गाना वगैरह गा रहे हैं। अब भाई एक साथ बैठना है, टाइम को पास करना है, युद्ध तो हो नहीं रहा है, तो ये लोग आपस में क्या कर रहे हैं जी, मनोरंजन कर रहे हैं, ठीक है। दोपहर, अब तीसरा पार्ट देखिए विद्यार्थी, ज़्यादा इसमें नहीं है, मात्र 5 ही है, ठीक है। ठीक, देखिए, दोपहर बीत गई, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टीनों पर, जैसे कि सैनिक वगैरह को खाने के लिए जनरली बिस्कुट ही आता था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध में ही ये सब बिस्कुट वगैरह बनने लगा, ये सब सैनिकों के लिए बिस्कुट बनाए। आजकल सब कोई भारतीय खा रहा है, मतलब विश्व के सभी लोग खा रहे हैं। हम सबको बिस्कुट नहीं खाना चाहिए, हम लोग यहाँ ताज़ा खाने की व्यवस्था है। बिस्कुट ये सब हम लोगों के लिए नहीं है, ये वहाँ व्यक्ति बिस्कुट खाए जिसके घर में खाने पीने का चीज़ नहीं है। हम भारत में तो हमेशा ताज़ा खाने की व्यवस्था करी गई है, तो मजबूरी में बिस्कुट बना था सैनिकों के लिए। लेकिन देखो आज बिस्कुट हम लोग की सभ्यता का हिस्सा हो गया है। तो वहाँ पर सैनिकों के लिए क्या आता था, बिस्कुट आता था टीन में भरकर,
ठीक है। तो टीन, जो खाली टीन था, उस पर बोधा सिंह सोया हुआ है। ठीक है। तो अब कहानी से केवल इसमें एक घटना नहीं, और भी बहुत सारा जानकारी सीखते हैं। ठीक, टीनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर लहना सिंह के 2 कंबल और 2 बरान कोट ओढ़कर सो रहा है। लहना सिंह पहरे पर खड़ा है और एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर। बोधा सिंह कराहा, मतलब दो बोधा सिंह का जनरली तबीयत खराब रहता है और उसका बहुत केयर करता है कौन? लहना सिंह। ठीक है। एक नज़र वहाँ रखता है लहना सिंह, बोधा सिंह पर, और एक आपका वहाँ रखता है, पहरा देता है, वहाँ रखता है लहना सिंह। ठीक। क्यों बोधा भाई, क्या है? पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा। कैसे कहो, कैसे हो? पानी पीकर बोधा बोला। कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। मेरी जर्सी पहन लो, और तुम, मेरे पास सिगरी है, वो कोई गर्म आग का गोला इस टाइप का कुछ हो सकता है, जिससे हम लोग गाँव में बोरसी होता है ना, जिसमें हमारे पूर्वज लोग आग तापते थे, उस प्रकार से है यहाँ। मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। वही मतलब बोधा सिंह बोल रहे कि नहीं, तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हो, तुम क्या बोल सकते हो, पहन लो ये जॉकेट वगैरह, लेकिन वो नहीं पहन पा रहा है। बोधा लहना सिंह कह रहे नहीं, मेरे पास सिगरी है। ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक है, मेरे पास सिगरी है, मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है ना, मैं नहीं जानता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ, याद आ गई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई, विलायत में बुन बुन कर भेज रही हैं, विलायत में बुन बुन कर भेज रही हैं, गुरु उनका भला करे। यूँ कहकर लहना अपना कोट उतार कर जर्सी उतारने लगे। जैसे हम लोग कहते हैं कि भगवान उनका भला करे, ये लोग सिख लोग गुरु कहते हैं, गुरु उनका भला करें, जो लोग गर्म कपड़ा हम लोगों के लिए भेज रहे हैं। ठीक है। सच कहते हो और नहीं झूठ, यूँ कहकर नाही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी। ठीक है। विद्यार्थी, मतलब ऐसा कुछ स्यूटर वगैरह आया नहीं था, बोधा सिंह को अपना जर्सी पहना देता है और खुद कम कपड़े पहनकर लहना सिंह वहाँ सैनिकों वो खंदक की रखवाली कर रहा है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। अब देखो, मैं आप सबको बताया था शुरू में कि ये एक जर्मनी का सैनिक आ जाता है और हजारा सिंह को गुमराह कर देता है, वह व्यक्ति अब आ गया है। ठीक है। अब जरा देखना, कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, मतलब हुकुम हुजूर मतलब कहिए क्या बात है, कोई कहिए क्या आदेश है। कौन बोल रहा है? हजारा सिंह। ठीक है। उनको लगता है कि मेरा ऑफिसर आया है, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करते हुए सामने आया। देखो, इसी दम धावा करना होगा। बोले नहीं, इसी दम जाकर आप सबको, मतलब इसी समय जाकर आप सबको लड़ना होगा। मील दूर भर की दूरी पर पूरब के कोने पर एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज़्यादा जर्मन नहीं है। मतलब जाओ, वहाँ पे जर्मनी है, जर्मन के सैनिक है, जाओ उन लोगों को तो मारो। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काट कर रास्ता है, 3-4 घुमावे, जहाँ मोर है वहाँ 15 जवान खड़े करके आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबको साथ ले, उनसे मिलो, खंदक छीनकर वहीं, जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। ये बोल रहे हैं कि हम यहीं पे रहेंगे, तुम जाओ। जो ऑफिसर है ये बात बोलता है, किसको? हजारा सिंह को। हजारा सिंह से ऊपर एक ऑफिसर था और जो लहना सिंह था वो हजारा सिंह से नीचे था। ठीक है। जो हुक्म। चुपचाप सब तैयार हो गए, बोधा भी कंबल उतार कर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा के बाप सूबेदार की उंगली से बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन है, इस पर बड़ी हुज्जत हुई, कोई रहना ना चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगरी के पास मुंह फेंकर खड़े हो गए। जब जेब से सिगरेट निकालकर सुगलाने लगे, तब 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा। अब जरा देखो क्या है, जो भी लप्टन साहब थे जो हजारा सिंह को भेज दिए, वो सिगरी के पास सिगरेट निकालकर उसमें जलाकर लहना सिंह को देने का प्रयास कर रहे हैं, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ध्यान से समझिएगा। लो तुम भी पियो। आंख मारते मारते लहना सिंह सब समझ गया। ठीक है, कि मामला क्या है जी। ठीक है। मुंह का भाव छिपा कर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही सिगरी के उजाले में साहब का मुंह देखा और बाल देखा। मतलब ना, उसमें अंधेरा था उस समय। ठीक है, लाइटिंग की व्यवस्था नहीं थी, लेकिन जो सिगरी जल रही थी लाइट वाला, उनसे उसका मुंह दिख गया। ठीक है। तब उसका माथा ठनका। मतलब लहना सिंह तो पहचान गया कि हम लोग ऑफिसर नहीं है। लप्टन साहब के पटियों वाले बाल एक दिन के कहाँ उड़ गए। अब वो लप्टन साहब का बाल था वो भाई नहीं, और उनकी जगह कैदियों से कटे हुए बाल कहाँ से आ गए। शायद इनको लग रहा है कि अभी उसको भी उतना डाउट नहीं हो रहा है।
इसको लग रहा है शायद साहब शराब पिए हुए हैं, उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लेफ्टिनेंट साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे। क्यों साहब, हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब देखो लहना सिंह मजाक करने लगता है कि भाई हम लोग इतना दिन से हैं, अब हम लोग हिंदुस्तान कब जाएंगे? अब जरा देखो क्या, लड़ाई खत्म होने पर क्यों क्यों क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं? नहीं साहब, शिकार में वे मजे कहाँ, शायद 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आपका जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। मतलब जो ऑफिसर है ना वो भारत में भी रह चुका है। मतलब लहना सिंह और हजारा सिंह का जो ऑफिसर है वो भारत में भी रह चुका है। और वहाँ पर भारत में क्या होता था, लड़ाई कर आई मीन जंगली जानवरों का शिकार करने जाते थे ये लोग। तो यही लहना सिंह उससे पूछ रहा है कि क्या आपको याद है हिंदुस्तान वाला वो शिकार जो हम लोग शिकार करने जाते थे? तो ये देखो कितना झूठ बोल रहा है और ये बात अंततः पकड़ा जाएगा। जो अपना भेष बदल कर आया है और हजारा सिंह को भिजवा दिया है वहाँ से ये सबको मारने के लिए, तो गुमराह कर दिया है, अंधेरा रात था तो। ठीक है, हाँ हाँ, वहीं जब आप खोते पर सवार थे, खोते का मतलब गधा होता है, ठीक है, गधा पर सवार थे, और आपका खान सामा का मतलब रसोईया होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा ये सब, आप अंडरलाइन भी कर लीजिएगा। अब्दुल्ला रास्ते की एक मंदिर जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं कहीं का सामने से वह नीलगाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपको गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसा अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नीलगाय का सिर पर आ गया। आपने कहा था कि रेजिमेंट में मेस में लाएंगे। हाँ, मैंने उस विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। अभी बोल रहे हैं कि आपने जो हिरन मारा था ना, तो देखना आज जिसके घर में कोई कलकत्ता अंडमान वगैरह में रहा होगा वो लोग क्या करते हैं ना, अपने घर पर यहाँ दीवार पर क्या करता है, हिरन का सींग टांग देता है। ठीक है, हिरन का सींग टांगता है। ये सब दिखाता है कि भाई हम बहुत बहादुर हैं, हम हिरन को मारे हैं। तो पहले अंग्रेज सब भी भारत में आता था तो मारता था तो सींग लेकर जाता था अपने वहाँ इंग्लैंड, और वो टांग देता था अपने दीवार पर कि देखो हम हिरन को मारे हैं। वही बात लहना सिंह उससे कह रहे हैं कि साहब आपको याद है आप ले गए थे सींग और अपने घर में टांगने के लिए। ठीक है, अब जरा देखो क्या है। हाँ हाँ, मैंने वो विलायत भेज दी थी। बोल रहे हाँ विलायत, सब झूठ बोल रहा है। ठीक है, लेकिन हाँ में हाँ भर रहा है। ऐसे बड़े बड़े सींग 2 फुट के तो होंगे। हाँ लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? अब जरा देखो क्या है, वो जो ऑफिसर है इसको क्या दे रहा है, सिगरेट दे रहा है। लेकिन जो इन लोगों का अपना ऑफिसर था उसको मालूम था कि सिख समुदाय के लोग सिगरेट नहीं पीते हैं। पितामह साहब दिया सलाई ले आता हूँ, कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। उसे संदेह नहीं रहा कि उसने झटपट निश्चय कर ली कि क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले को वो से टकराया। कौन कौन? वाजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना सिंह, क्या कयामत है गई? जरा तो आंख लगने दी होती तो वाजीरा सिंह से टकरा गया है। कौन? लहना सिंह अंधेरे में गया था अपने रूम में, आई मीन देखने, जहाँ पर ये लोग रहे थे कि भाई किसी को जगाएं या बंदूक वगैरह की व्यवस्था करें। ठीक है, तो यहाँ वाजीरा सिंह से टकरा जाता है। अभी आगे देखिए क्या हो रहा है। होश में आओ, कयामत आई है। लेफ्टिनेंट साहब की वर्दी पहनकर आई है। क्यों? लेफ्टिनेंट साहब या तो मारे गए या कैद हो गए। मतलब लहना सिंह कहने की जो हम लोग का अपना ऑफिसर था उस व्यक्ति को मार दिया गया, नहीं तो उसको कैद कर लिया गया। उसका वर्दी पहनकर कोई दूसरा व्यक्ति हम लोगों के ग्रुप में आ गया है। ठीक है, उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने उनका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा और बातें की। सोहरा साफ उर्दू बोलता है पर किताबी उर्दू, पर मुझे सिगरेट पीने को दिया। अब मारे गए, धोखा है। अब इसको समझ में आ गया कि हम तो सिगरेट पीने को देगा ही नहीं जो हमारा ऑफिसर था। सूबेदार कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ थाई पर धावा होगा। उधर बोल रहे हैं कि जो सूबेदार साहब हैं हजारा सिंह, वो उधर पूरा कीचड़ में घूमते रहेंगे और हम लोगों को ये सब जर्मन सैनिक मार देगा। ठीक है, उठो एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ, अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो कि एकदम लौट आवे। खंदक की बात झूठ है, चले आवे। खंदक के पीछे से निकल जाओ, पता तक न करके देर मत करो। ये लहना सिंह क्या करते हैं, उस व्यक्ति को भेज देते हैं कि तुम जाओ, ठीक है, और जाकर हजारा सिंह को बुला के लाओ। ठीक है, नहीं तो हम लोग एक भी व्यक्ति नहीं बचेंगे, सब मारे के मारे जाएंगे। वहां पर कुछ नहीं, ये झूठ बोला है। ठीक है, आगे देखिए क्या हो रहा है। ऐसी तैसी हुक्म की, तेरा हुक्म जमादार लहना सिंह का, जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लेफ्टिनेंट साहब की ओर से खबर देता हूँ। ठीक है, मतलब मैं लहना सिंह, मैं तुमसे सीनियर हूँ। लहना सिंह बोले मैं तुमसे सीनियर हूँ, मैं तुमको हुक्म के देता हूँ कि तुम जाओ।
पर यहाँ तो तुम 8 ही हो, 8 नहीं 10, एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, चले जाओ। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि मतलब एक एक सिख अकाली बहुत बहुत मतलब शक्तिशाली होते हैं, तुम लोग तो यहाँ 8 ही हो, तुम लोग कैसे करोगे? तो बोले नहीं तुम जाओ, मैं यहाँ देख रहा हूँ। आगे देखिए, लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गए। उसने देखा कि लेफ्टिनेंट साहब ने जेब से बेल के बराबर 3 गोले निकाले। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, तीनों को जगह जगह पर खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार से बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसने सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ एक दिया सलाई गुत्थी पर रखने, मतलब वही जो गोला निकाला गया है, आई मीन बम निकाला है, वो जो वर्दी पहन कर आया व्यक्ति, वो उसमें सलाई से उसे जलाकर आई मीन विस्फोट कराने वाला था। लहना सिंह उसे देख लेता है। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर साहब ने कोहनी पर तान दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर गई। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आह माई गॉड करते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीट कर सिगरी के पास से लिटाया। जेबों की तलाशी ली, 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकाल कर उसने अपनी जेब के हवाले कर दिया। मतलब लहना सिंह बहुत मतलब चालाक व्यक्ति था। वो जो ऑफिसर के जेब में जो कागजात थे, जो कुछ आवश्यक सामान थे, उसने को निकाल कर रख लिए कि अपने सीनियर ऑफिसर को देंगे और बताएंगे कि देखिए ये व्यक्ति हम लोग का अपना नहीं है, बल्कि कहीं और मतलब कहीं और जर्मनी की ओर से आया है, हम लोग का अपना सैनिक नहीं है। हो सकता है उसके बारे में कुछ खुफिया जानकारी मिल जाए, जिसकी वजह से हम लोग युद्ध को जीतने में और आसानी या और सहजता से युद्ध को जीत लें। साहब की मूर्छा हटी। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लेफ्टिनेंट साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत सी बातें सीखी। यह सीखा कि सिगरेट, ये भी सीख लिया कि सिख सिगरेट पीते। देखो हंसते हुए लहना सिंह बोल रहा है कि सिख तो सिगरेट पीते नहीं है। यह सीखा कि जगहदारी के जिले में नीलगाय होती है और उसके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं। यह सीखा कि मुसलमान खान सामा मूर्तियाँ पर जल चढ़ाते हैं और लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते। मतलब मुसलमान तो जल चढ़ाते नहीं मूर्ति पर, लेकिन तुम बेहुदा बोल रहा था कि भाई मुसलमान जल चढ़ाया है। वो सैनिक जो वर्दी बदल के आया था वो बोल रहा था कि भाई, लहना सिंह बोल रहे थे, बोलते हाँ हाँ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। तो ये बात लहना सिंह बोले, मैं ऐसा ऐसा बात सीखा हूँ। ठीक है, लेफ्टिनेंट साहब खोते पर चढ़ते हैं, पर यह तो कहो कि ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख के आए हो? हमारे लेफ्टिनेंट साहब तो बिना डैम के 5 लफ्ज भी नहीं बोला करते। मतलब बहुत उनको दिक्कत होता था उर्दू इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने में। तुम इतना कहाँ से बोलना सीख गए हो? लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। अब देखो, लहना सिंह तो उसका जेब तलाशा, लेकिन जो पतलून था उसकी तलाशी नहीं ली थी। अब जो ऑफिसर को जो लहना सिंह मार कर गिरा दिया है, अभी हत्या नहीं की है, मतलब बेहोश टाइप का कर दिया है, वो बेहुदा क्या करते हैं, अपने पॉकेट से बंदूक निकालता है और लहना सिंह को मार देता है। देखो साहब ने मानो जारे से बचने के लिए दोनों हाथ जेब में डाले। लहना सिंह कहता है कि चालाक तो बड़े हो, पर माझे का लहना इतने बरस लेफ्टिनेंट साहब के साथ रहा है। ये लहना सिंह बोल रहे हैं कि जो माझे का लहना है, कहाँ का था जी? माझे का था, याद रखिएगा। ये लहना सिंह कहाँ का था? माझे का था। बहुत दिन लेफ्टिनेंट साहब के साथ में रहा था, मतलब वो ऑफिसर के साथ में रहा है भारत में। उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए, एक तुर्की मौलवी, अपने गांव की घटना बोल रहे हैं लहना सिंह, 3 महीने एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था। औरतों को बच्चे होने की तावीज बांटता था कि मतलब तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी की बर के नीचे मांझा बिछाकर हुक्का पीता रहता था और कहता था कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ के उसमें से विमान चलाने की विद्या जान गए हैं। मतलब जर्मनी से कोई व्यक्ति आया था भारत में और बोल रहा था वेद पढ़ के सब क्या सीखाना चाहिए, क्या जान गया जी? जहाज चलाना सीख गया है। गौ को नहीं मारते, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गौ हत्या बंद हो जाएगा। मतलब ये जर्मनी का कोई व्यक्ति आया था, बोल रहा था कि भारत के लोगों से कि अगर जर्मन के लोग यहाँ आ जाएगा भारत में, तो यहाँ पर गौ हत्या क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। मतलब अंग्रेज सब गौ हत्या करवाता होगा और वेद पुराण को नहीं मानता होगा, लेकिन जर्मनी के लोग क्या करते हैं? मानते हैं। इसलिए भारत को आई मीन अंग्रेजों को भारत से हटा देना चाहिए और जर्मनी के लोगों को बुला लेना चाहिए। मतलब इस तरह से वो गुमराह कर रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? ये लहना सिंह के गाँव की बात है। ठीक है, मतलब जर्मनी वाला चाहता क्या है कि भारत को हम क्या करने, गुलाम बना लें। ठीक है, ये बात उनसे वो लहना सिंह बता रहा है। ठीक है, ठीक है, हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो वो हत्या बंद कर देंगे। मंडी की बनियों से को बहकाता था कि डाक खाने के रुपये निकाल लो, सरकार का राज जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मुड़ दी थी और गांव से बाहर निकाल कर कहा था, जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो उपाय कर देंगे तुम्हारा। मतलब इस प्रकार के जो अफवाह फैला रहा था वो जर्मन का व्यक्ति, तो उसका ये क्या कि दाढ़ी मुड़वा कर उसको गाँव से बाहर
भिजवा दिया था। कौन? लहना सिंह। ठीक है। साहब की जेब क्रिया से पिस्तौल चला और लहना की जांघ में गोली लग गई। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दिया। अब वो साहब क्या किया, पिस्तौल से लहना सिंह को गोली मार दिया। अब लहना सिंह भी क्या किया, हेनरी मार्टिनी के 2 फायरों ने कपाल क्रिया कर दी। इसको आई मीन उसको सर में गोली मार दी, वो व्यक्ति मर गया। इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए। धड़ाका सुनकर सब दौड़ आए। बोधा चिल्लाया, क्या है? लहना सिंह ने उसे तो ये कहकर सुला दिया कि एक हरका हुआ कुत्ता आया था, मार दिया। मतलब उस जो व्यक्ति वर्दी पहन कर आया था उसको कुत्ता नाम से संबोधित कर दिए। औरों से सब हाल कह दिया। बंदूकें लेकर सब तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़ कर घाव के दोनों पट्टियों से कसकर बांध। जो घाव हुआ था, जो गोली लगा था, जो ऑफिसर आया है, उस घाव को इन्होंने अपने कपड़े से बांध लिया। घाव मांस में ही था। पट्टियों को कसने से लहू निकलना बंद हो गया। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों ने बंदूक की बार से पहले धावा को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ तो 8। लहना सिंह तक कर मार रहा था। वह खड़ा था और लेटे हुए था। वे 70 थे। अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे और थोड़े मिनटों में अचानक आवाज आई, वाह गुरुजी दा खाल सारा। मतलब जो व्यक्ति लहना हजारा सिंह को बुलाने गया था वो व्यक्ति आ गया है अब। ठीक है। अब ये लोग पूरा जर्मनी के बीचों में और यहाँ जो भारतीय सैनिक है उन बीचों में युद्ध चालू हो चुका है। ठीक है, आगे देखते हैं। और धर बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगी। इन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गए। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह का जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिए। एक किलकारी और अकाली सिखा दी फौज आई। वाह गुरुजी खालसा, वाह गुरुजी फतह, सर सत्य श्री अकाल पुरुष। और लड़ाई खत्म हो गई। 63 जर्मन या तो खेत में रहे या करा रहे थे। याद रखिएगा कितना था जी, 63। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। सिखों में 15 के प्राण गए। कितने सिख मर गए? 15। सूबेदार के कंधे में गोली आर पर निकल गई। लहना सिंह की पसली में गोली लगी। सूबेदार को कंधा में गोली लगाए, लहना सिंह को पसली में। उसे घाव खंदक की गीली मिट्टी से पूरा लिया और बाकी का साफा, ठीक है, मतलब उसे मिट्टी से भर दिया। बाकी का साफा कसकर कमरबंद में लपेट लिया। मतलब वो कपड़ा जो था ना, साफा, वो कपड़ा, उससे लहना सिंह अपने घाव को बांध लेता है और वहां पर मिट्टी लगा लेता है। किसी को खबर नहीं कि लहना सिंह का दूसरा घाव भारी घाव है। देखो, पहले तो वो मारा था, वो जो सैनिक सबसे पहले आया था भेष बदल कर। फिर जब युद्ध हुआ था और भी जर्मन सैनिक, उसके बाद भी लहना सिंह को लगा है चोट। तो ये किसी को महसूस नहीं होने दिया कि लहना सिंह बहुत ज़्यादा घायल हो चुका है। ठीक है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ छई नामक सार्थक होता है। यह छई का मतलब क्या होता है? घटित होना। ठीक है। और हवा ऐसी चल रही थी कि जैसे कि बाण भट्ट की भाषा में दंत बीनो पदेशाचार्य, मतलब बाण भट्ट की दंत बीनो पदेशाचार्य का मतलब इतना ठंडा है, ठीक है ना, इतना ज़्यादा ठंडा है कि दांत कटकटा रहा है। बात समझ में आ रहा है ना? दांत बज रहा है। वैसा दांत जिस तरह से बाण भट्ट का दंत विनोपदेशाचार्य की कोई व्यक्ति जो बाण भट्ट एक कवि हैं, ठीक है, उस पर वो जब उनका जो बीना का आवाज आती थी, ठीक है, वैसा लोग अपने दांतों से आवाज निकाल रहे हैं कि ज़्यादा ठंडी के कारण। ठीक है, यहाँ ये कहने का प्रयास हो रहा है। दंत बीना क्या एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसका दूसरा अर्थ है दांत रूपी बीना, या सर्दी के कारण दांत बजने की ओर संकेत हो रहा है। बजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी और मैं दौड़ा कर सूबेदार के पीछे गया था। सूबेदार लहना सिंह ने सारा हाल सुन कागजात पाकर उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे। सूबेदार जो लहना सिंह को बहुत सारा, जो हजारा सिंह है, लहना सिंह कह रहे थे कि तुम्हारा बुद्धि कितनी तीव्र है, अगर तुम नहीं रहता तो हम सभी के सभी मारे जाते। और कह रहे थे तू ना होता तो आज हम सब मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी और खाई वालों ने सुन ली थी। उसके पीछे से टेलीफोन कर दिया गया। वहाँ झट से डॉक्टर और बीमार होने की गाड़ियाँ चली। कोई 1.5 घंटे के अंदर वहाँ आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था। सुबह, मतलब फील्ड अस्पताल में चलता अस्पताल जिसे आप कह सकते हो, जहाँ सैनिकों की इलाज के लिए व्यवस्था करी जाती है। सुबह होते होते पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट बांध कर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांघ में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह जोर से बर्रा रहा था, मतलब उसको बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था। वह गाड़ी में लिटाया गया। लहना सिंह ने
लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। ठीक है, यह देख लेना, यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम और सूबेदारनी जी की कसम सौगंध, इस गाड़ी में चले जाओ और तुम मेरे लिए वहां पहुंचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी गाड़ियां आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं अखाड़ा हूँ, वजीरा सिंह मेरे पास ही है। मतलब लहना सिंह को भी हजारा सिंह कह रहे हैं कि भाई तुम जाओ, तुम अपना इलाज करवाओ, लेकिन लहना सिंह नहीं जाता है। ठीक है, उसे बोधा सिंह को कसम खिलाने लगता है, सूबेदारनी जी की कसम सौगंध खिलाने लग जाता है, लेकिन वो खुद नहीं जाता है और इन दोनों को भेज देता है इलाज कराने के लिए। अच्छा है, बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी, होरा को चिट्ठी लिखो, मेरा माथा टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे जो उसने कहा था मैंने वो क्या कर दिया है। मतलब जब तुम अपने घर जाना या चिट्ठी लिख दो कि जो सूबेदारनी जी ने कही थी मैंने उसे क्या कर दिया है, पूरा कर दिया है। गाड़ियां चल पड़ी। सूबेदार ने चलते चलते लहना का हाथ पकड़ कर कहा, तैने मेरे और बोधा को प्राण बचाए हैं, लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। मतलब इनको नहीं लग रहा है कि लहना सिंह मर जाएगा। किसको नहीं लग रहा है? हजारा सिंह को। तो बोले कि तेरे मेरे को क्या, हम तीनों साथ चलेंगे, तुम साथ में कहना। मतलब लहना सिंह को महसूस हो गया था कि अब हम बचेंगे नहीं। अपनी सूबेदारनी से तुम ही कह देना उसने क्या कहा था, अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा वो लिख देना और कह देना। ये कौन बात बोल रहा है? लहना सिंह बोल रहा है। गाड़ी के जाते ही लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे, मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। मतलब पूरा खून से वो मतलब सना गया था। ठीक है, आगे देखते हैं लास्ट। मृत्यु के कुछ समय पहले सब स्मृति बहुत साफ हो जाती है। मतलब ऐसा माना गया कि जब लोग मरता है ना तो उसके पास्ट में कौन कौन सी घटनाएं होती है सब याद आने लगता है। ठीक है, ऐसा मतलब लोगों का कहना है। जन्म भर की घटना एक एक करके सामने आती है, सारे दृश्यों में रंग साफ होते हैं, समय की धुंध बिल्कुल उस पर से हट जाती है। लहना सिंह 12 वर्ष का है। अब देखो इसका पूरा बात याद आने वाला है बचपन का। लहना सिंह 12 वर्ष के, अमृतसर में मामा के यहाँ, सब्जी वाले के यहाँ, हर कहीं उसे एक 8 वर्ष की लड़की मिल जाती है। वही बात इसको याद आ रहा है। जब वो पूछता है कि तेरी कुर्माई हो गई तो धत कहकर वो भाग जाती है। एक दिन उससे वैसे ही पूछा तो उसने कहा हाँ कल हो गई। देखते नहीं ये रेशम के साल, फूलों वाला साल। सुनते ही लहना सिंह को दुख हुआ और क्रोध हुआ। क्यों हुआ? वजीरा सिंह पानी पिला दे। 25 वर्ष गए, अब लहना सिंह 70 राइफल में जमादार हो गए। 8 वर्ष की कन्या का ध्यान ही नहीं रहा, न मालूम वो कभी मिली थी या नहीं। इसका सैनिक में जितना सारे लोग सैनिक में होता है उसमें एक नंबर प्रोवाइड करी जाती है, तो इनका एक नंबर था 77। 7 दिन की छुट्टी लेकर जमीन के मुकदमे की पैरवी करने के लिए वो अपने घर गया था। कितना दिन की छुट्टी लेकर जी? 7 दिन के लिए। लहना सिंह अपने वापस किस लिए घर गया था? तो अपनी जमीन की पैरवी करने के लिए, याद रखिएगा। ठीक है, मतलब आज मैं ही आपको बता दूं कि लहना सिंह का शौक नहीं था अंग्रेजों की तरफ से जाकर युद्ध लड़े, लेकिन लहना सिंह किसान था, अपने देश से लगाव था, अपनी मिट्टी से लगाव था, अपने जीवन को ठीक करने के लिए, अपनी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए गया था, सैनिक में गया था। क्योंकि अंग्रेजों ने भारत को तो तहस नहस कर दिया था जी। ठीक है, यहाँ की सभी जो भी कृषि करने की पद्धति थी उसको तो खत्म कर दिया था, किसानों की हालत खराब हो गई थी। तो लहना सिंह सेना में इसलिए गया था कि अपनी स्थिति को क्या कर लिया जाए, ठीक कर लिया जाए। अगर वो सैनिक में गया होता तो क्या कह सकते हो कि अपनी खेती बाड़ी के बारे में उतना क्यों सोचता और अपने जीवन उसी से अपना उसकी आजीविका चलती। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात है। वहाँ रेजिमेंट अफसर की चिट्ठी मिली कि फौज की लाम पड़ जाती है, फौरन चले आओ। सूबेदार हजारा सिंह की चिट्ठी मिली और मैं बोधा सिंह के लाम पड़ जाते हैं, लौटते हुए हमारे घर होते जाना। वही बात जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। साथ चलेंगे। सूबेदार का गांव रास्ते में पड़ता था, सूबेदार उसे जानना बहुत चाहता था। सूबेदार लहना सिंह को बहुत ही चाहता था। लहना सिंह सूबेदार के यहाँ पहुंचा। जब चलने लगा, ये सब बात किसके मन में चल रहा है? लहना सिंह के मन में चल रहा है, जब लहना सिंह की मृत्यु हो रही है तब। लेकिन कहानी में कहीं नहीं लिखा है। जो लोग ठीक से पढ़े वो इस तरह से आपको बताए हुए होंगे, यदि इस तरह से पढ़िएगा तो सब बकवास हो जाएगा। सूबेदार बेरे में से निकल कर आया और बोला, लहना सूबेदारनी तुझको जानती है, बुलाती है, जा मिला। लहना सिंह पहुंचा। सूबेदारनी मुझे जानती है? कब से? रेजिमेंट के क्वार्टरों में तो कभी सूबेदार के घर लोग नहीं रहे। दरवाजे पर जाकर माथा टेकना, कहा आशीष सुनी। आगे देखते हैं। लाम का मतलब युद्ध होता है। ठीक है, आगे देखिए विद्यार्थी। लहना सिंह चुप। मुझे पहचाना नहीं? तेरी कुर्माई हो गई, धत कल हो गई। देखते नहीं रेशम के सालू बूटा अमृतसर में। तो जैसे ही बात आता है तो लहना सिंह को याद हो जाती है। इसके बाद भावों की टकराहट से मूर्छा खुली, करवट बदली, पतली का घाव बह निकला। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था।
अब ये तो लहना सिंह के मन में तो यही बात चल रहा था। जैसे ही थोड़ा सा होश में आया, कौन, लहना सिंह, तो ये बोलते हैं वजीरा सिंह तुम पानी पिलाओ। अपना करवट बदलता है, पूरा खून से सन हो गया है। स्वपन चल रहा है। सूबेदारनी कह रही कि मैंने तेरे को आते ही पहचान लिया। एक काम कहती हूँ, मेरे तो भाग ही फूट गए हैं, मतलब मेरा भाग खराब हो गया, मेरा बुरा दिन आ गया है। सरकार ने बहादुर का खिताब दिया, मतलब जो हजारा सिंह है बहुत अच्छा सैनिक थे, बहुत अच्छा ऑफिसर थे, तो अच्छा काम किए थे, तो सरकार इनको पुरस्कार दी थी, कुछ जमीन वगैरह दी थी। लायलपुर में जमीन दी, कहाँ थे लायलपुर, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। आज नमक हलाली का मौका आया है। नमक हलाली का मतलब क्या होता है कि नमक का आदा करना। कोई कहता नहीं कि मैं नमक हलाल नहीं हूँ, मतलब जो व्यक्ति आपसे प्यार किया है, आपको जो नमक खिलाया है, आप पर आशा किया है, विश्वास किया है, आपको अपने साथ रखा है, उसका कोई व्यक्ति नमक हलाली नहीं करता है। कोई बोलता है कि मैं नमक हलाल हूँ, इसका मतलब यह हुआ कि आप उसके वफादार हैं। बात समझ में आ रहा है ना। कोई बोलता है कि मैं नमक हलाली नहीं किया हूँ, ठीक है। नमक हलाल का मतलब क्या होता है, किसी की नमक की अदा करना। अगर व्यक्ति आपको कुछ खिलाया है, कोई सेवा किया है, तो आप उसे याद रखो और जरूरत पड़ने पर उसकी सेवा करना। तो ये सूबेदारनी क्या बोल रही है लहना सिंह से कि सरकार ने हम सबको इतना सारे खाने पीने को दिया, जगह जमीन दिया, अब नमक हलाली का दिन आया है। मतलब जो ब्रिटिश सरकार है वो संकट में है, तो हम सबका भी कर्तव्य बनता है कि हम लोग जाकर ब्रिटिश की सरकार की सेवा करें, मतलब सेना में जाएं। ये सूबेदारनी कह रही है, ठीक है। नमक हलाली का मौका आया है, पर सरकार ने हम तिगियों की घंघरिया पलटन क्यों न बना दी, जो मैं भी सूबेदार जी के साथ चली जाती। मतलब ये जो औरतों को भी क्यों नहीं बनाई, औरतों को भी बेटी सैनिक में हम अपने उसके साथ जाते। एक बेटा है फौज में भर्ती हुए, उसे 1 वर्ष हुआ है, उसके पीछे 4 और हुए और एक भी नहीं जिया। याद रखिएगा, इसके कितने पुत्र हुए थे, 5, जिसमें 4 की डेथ हो गया है, एक बचा है बोधा सिंह। किसका, वही सूबेदारनी 8 वर्ष की लड़की, ठीक है। सूबेदारनी रोने लगी, अब दोनों जाते हैं, मेरे भाग तुम्हें याद है, एक दिन तांगे वाले का घोड़ा दही वाले के दुकान के पास बिगड़ गया था, तुमने उस दिन मेरे प्राण बचाए थे। आप घोड़ों के लातों में चले गए थे, मतलब लहना सिंह घोड़ों के लातों में चला गया और मुझे उठाकर दुकान के तख्ते पर खड़ा कर दिया। ऐसे ही इन दोनों को बचाना, यह मेरी भिक्षा है, तुम्हारे आगे मैं आंचल पसारती हूँ। सूबेदारनी इसके आगे आंचल पसारती है। रोती रोती सूबेदारनी ओबरी में चली गई। ओबरी का मतलब कोठरी होता है, ठीक है। लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया, नहीं, लहना सिंह के भी आंखों में आंसू आ गया है। देखो विद्यार्थी, आप कहिएगा कि यहाँ पर पुरुष याद नहीं रखा है, लेकिन एक महिला याद रखी है। तो पुरुष के जीवन में इतना सारा कष्ट है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने कष्ट में ये सूबेदारनी को भूल गया। ऐसा नहीं लगा कि मैं सूबेदारनी से दोबारा मिल चुका हूँ, लेकिन इसके अंदर भी वो प्यार, वो ममत्व है, ठीक है, वो लगाव अभी भी इसके अंदर जिंदा है। तभी तो इसकी आंखों से आंसू छलका, नहीं तो क्यों आंसू छलका। आजकल कोई व्यक्ति अपने यहाँ प्रेम में कोई छोड़ देता है तो कोई इसको गोली मार देता है जी। उसको दुख, उसको क्या बोलते हैं, जब दुख में होता है तो और वो अच्छा आनंद मानता है, ठीक है मेरे साथ गलत की रीति ऐसा हो गया उस लड़की के साथ। लेकिन शादी तो नहीं हुआ दोनों का, लेकिन लहना सिंह इसके दुख में साथ है, ठीक है। एक अच्छा परिपाटी यहाँ प्रेम का दिख रहा है। आप प्रेम कहें या आप कुछ और भी इसकी श्रेणी में रख सकते हैं, ठीक है। तो लहना भी आंसू पोंछता हुआ बाहर आया। वजीरा पानी पिला, उसने कहा था। सपना में ये सब चल रहा है। लहना का सिर अपनी गोदी में रखे वजीरा सिंह बैठा है, जब मांगता है तो पानी पिला देता है। आधे घंटे तक लहना चुप रहा, फिर बोला, कौन, किरत सिंह। वजीरा ने कुछ समझ कर कहा। अब लहना सिंह का शौक था ना कि हम अपने चाचा की गोदी में मरेंगे। अब इसको लग रहा है कि अपना चाचा की गोदी में ही अपने भाई की गोदी में बैठे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। भैया मुझे कुछ ऊंचा कर लो। तो किरत सिंह कौन था इनका, जी भाई था, याद रखिएगा। अपने पट्टे पर मेरा सिर रख दो। वजीरा ने वैसा ही किया। अब ठीक है, पानी पिला दे बस, अब के हार में यह आम खूब फलेगा। मतलब लहना सिंह को ये था, हार का मतलब मौसम होगा, ये मन में था कि मुझे अपने घर जाएंगे तो आम के बगीचा में बैठेंगे, आम खाएंगे, खेती गृहस्थी करेंगे, ये सब था। चाचा भतीजा यहीं बैठकर आम खाना, जितना बड़ा भतीजा है उतना ही यह आम। जिस महीने उनका जन्म हुआ था उसी महीने मैंने इसे लगाया था। वजीरा के आंसू टपक, मतलब अब वजीरा सिंह भी क्या करने लगा, रोने लगा। ये जब लहना सिंह गुदगुदा रहा था तब। कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा कि फ्रांस और बेल्जियम की 68वीं सूची मैदानों के घावों में से मारा गया नंबर 77 सिर्फ राइफल जमादार लहना सिंह। अब देखो जी, अब अखबार में क्या छपा कि लहना सिंह मारा है किससे, घाव से। ये नहीं छपा कि लहना सिंह क्या है, युद्ध में लड़ते हुए मरा, ये नहीं छपा। इसके पीछे कारण यह है कि जो ये हजारा सिंह है ना,
इस कहानी में तो खुलेआम नहीं लिखा गया, लेकिन मैं अपने से बता रहा हूँ आपको कि ये जो बात है कि लहना सिंह इतना बड़ा काम किया है, यह बात हजारा सिंह अपने ऊंचे ऑफिसरों को नहीं पहुंचाया। नहीं तो अखबार में ये नहीं लिखा जाता कि लहना सिंह 77 राइफल जमादार, ये जमादार था पद पर, याद रखिएगा। किस पर था जी? जमादार था। एक सेना में पद होता है, वो किससे मारा है? घाव से मारा, ये छपा। अगर ये सीनियर के पास ये बात भेजा रहता तो ये नहीं लिखा जाता कि वो घाव से मारा, बल्कि वो अपने शहीद हुआ अपने साथियों को बचाने में, अपने देश को बचाने में। ठीक है, ये सब है। हो सके तो इस पर बहुत सारा बात है, इस कहानी को चर्चा करिएगा तो बहुत ये हो जाएगा। आप यहाँ से आपका काम हो चुका है, लोग इसे एक बार दोबारा देख लीजिएगा, एक बार अपने से जरूर पढ़िएगा। मैं मान के चल रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा से आपको समझाया हूँ। इसमें मेरे द्वारा अगर कहीं कुछ कमी रही हो, मैं समझाने के दौरान आपको नहीं समझ में आया हो, तो मेरे साथ साझा करिएगा, ठीक है, कि मैं उसमें और बेहतर आपको समझाने का प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इतना टाइम तक देखने और सुनने के लिए। थैंक यू।